सो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। वंस अगेन वेरी वेलकम टू द हाइट्स। गाइज, हम लोग पढ़ रहे हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास, मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री को हम पढ़ रहे हैं। और आज के इस लेक्चर में मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत हमारा टॉपिक होने वाला है बहमनी साम्राज्य, बहमनी एम्पायर। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट भी है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि विजयनगर साम्राज्य के समकालीन ही है बहमनी साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य दक्षिण भारत का एक साम्राज्य है, दक्षिण भारत का ही एक एम्पायर है। तो गाइज, बिना किसी देरी के लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। बहमनी साम्राज्य दक्षिण भारत के भूभागों पर 1347 ईस्वी से 1527 ईस्वी तक शासन करता है। कब से कब तक करता है? ये शासनकाल का समय ही है संपूर्ण बहमनी साम्राज्य का। तो 1347 ईस्वी से 1527 ईस्वी तक बहमनी साम्राज्य का शासन होता है दक्षिण भारत के क्षेत्रों में। लगभग 180 वर्षों तक इसने शासन किया है। ठीक है, लगभग 180 वर्षों का शासनकाल का समय माना जाता है बहमनी साम्राज्य का दक्षिणी भारत के भूभागों पर। 1527 गाइस, यहाँ पे थोड़ा सा समय विवादास्पद है। कई बुक्स में आपको 1528 ईस्वी भी मिलेगा समय, और कई बुक्स में 1538 ईस्वी भी मिलेगा। तो ये जो समय है इसे भी आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में ये डेट्स भी दी जा सकती है, ये समय भी दिया जा सकता है। तो कन्फ्यूज बिल्कुल भी नहीं होंगे। मैक्सिमम बुक्स में 1527 ईस्वी है, इसीलिए मैंने यहाँ पे 1527 बताया। लेकिन बहुत सारी बुक्स में 1528 और 1538 भी मिलता है। तो इन बातों का ध्यान विशेष रूप से रखेंगे ताकि आप कंफ्यूज ना हो एग्जाम में। आइए लोकेशन देख लेते हैं हम बहमनी साम्राज्य की। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में कहाँ पर स्थिति है बहमनी साम्राज्य की? वैसे विजयनगर साम्राज्य जब हमने पढ़ा था तो विस्तृत रूप से हमने देखा था, बहमनी साम्राज्य की स्थिति को भी हमने देखा था। इसीलिए देखा था क्योंकि समकालीन है और कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, पता होना चाहिए। अच्छा, इनका संघर्ष भी है, बार बार युद्ध भी हुए हैं विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के, इसीलिए मैंने पहले भी बताया। लेकिन आप यहाँ पर भी नोट्स में नोट डाउन करेंगे ये सारी चीज़ें, मैप भी बनाएंगे विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, साम्राज्य। अच्छा, पहले नदियों के बारे में बता दूं। ये जो ऊपर है ये कृष्णा नदी है, कृष्णा नदी का क्षेत्र है। और नीचे तुंगभद्रा नदी है जो कि कृष्णा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, तुंगभद्रा। और इनके मध्य का क्षेत्र जो है उसे दोआब क्षेत्र कहा जाता है। और इस दोआब क्षेत्र को रायचूर के नाम से जाना जाता था। ये रायचूर के नाम से फेमस था, दोआब क्षेत्र। दोआब क्षेत्र जिसका नाम था रायचूर। ठीक है, ये याद रखेंगे। बस इसी क्षेत्र के लिए इनके अधिकतर युद्ध हुआ करते थे, दो आप क्षेत्रों को प्राप्त करने के लिए। विजयनगर साम्राज्य में विस्तृत रूप से चर्चा की है हमने इस बारे में। तो कृष्णा नदी के दक्षिण में आपका विजयनगर साम्राज्य स्थित है और कृष्णा नदी के उत्तर के भाग में आपका बहमनी साम्राज्य स्थित है। ठीक है, तो ये कुछ स्थिति हो गई बहमनी साम्राज्य की। आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होगी। वर्तमान में यदि देखा जाए तो कर्नाटक जो राज्य है उसका उत्तर वाला क्षेत्र देख सकते हैं आप, महाराष्ट्र वाला क्षेत्र देख सकते हैं। ये सभी बहमनी साम्राज्य के अंतर्गत ही आते थे। बहमनी साम्राज्य, तो ये लोकेशन है बहमनी साम्राज्य की। ठीक है, कृष्णा नदी के उत्तर में बहमनी साम्राज्य, कृष्णा नदी के दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य था। राजधानी की बात की जाए, बहमनी साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो बहमनी साम्राज्य की राजधानी नोट डाउन करेंगे। राजधानी गुलबर्गा थी। और जब बहमनी साम्राज्य के शासक ने राजधानी गुलबर्गा बनाई थी तो गुलबर्गा का नाम बदलकर अहसानाबाद कर दिया था, अहसानाबाद। तो इसका एक अन्य नाम अहसानाबाद भी है राजधानी का। तो यदि ऑप्शन में आता है बहमनी साम्राज्य की राजधानी क्या है, तो गुलबर्गा की जगह पे अहसानाबाद भी ऑप्शन में आ सकता है। तो ये नाम भी ध्यान रखेंगे। गुलबर्गा ही पूछा जाता है, मैक्सिमम गुलबर्गा ही लिखा रहता है, लेकिन अहसानाबाद भी दिया जा सकता है क्योंकि इसका नाम बदलकर अहसानाबाद कर दिया था बहमनी साम्राज्य के शासक ने। गुलबर्गा का वर्तमान नाम कलबुर्गी है, कलबुर्गी, ये नाम भी याद रखेंगे। गुलबर्गा कहाँ पर स्थित है? तो वर्तमान कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहाँ पर है? कर्नाटक राज्य में। तो ये सारी बातें हैं बहमनी साम्राज्य की राजधानी के बारे में। क्या था राजधानी, कौन सी थी? गुलबर्गा राजधानी थी। इसका नाम बदलकर अहसानाबाद कर दिया गया था। वर्तमान नाम कलबुर्गी है जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है।
संस्थापक का नाम देख लेते हैं। संस्थापक कौन थे? फाउंडर। तो बहमनी साम्राज्य के संस्थापक हैं अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। नाम लिखेंगे अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। ठीक है, काफ़ी बड़ा नाम है इनका। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह बहमनी साम्राज्य के फाउंडर हुए। इन्होंने ही ये राजधानी बनाई थी गुलबर्गा, बहमनी साम्राज्य की। बहमनी साम्राज्य का साम्राज्य विस्तार, हमें ये तो पता है कि कृष्णा नदी के उत्तर दिशा में बहमनी साम्राज्य स्थित है, लेकिन इसका साम्राज्य विस्तार यदि उत्तर दिशा में बात की जाए तो उत्तर दिशा में कहाँ तक फैलाव था? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो उत्तर और दक्षिण की बात करेंगे, उत्तर में बरार तक, बरार मतलब इधर मालवा वाला क्षेत्र आ जाता है दोस्तों, तो बरार, और दक्षिण में कृष्णा नदी। ठीक है, कृष्णा नदी। दक्षिण, बहमनी साम्राज्य के दक्षिण में दक्षिणी सीमा क्या थी? कृष्णा नदी की सीमा थी दक्षिणी सीमा। और उत्तर में कहाँ तक फैला हुआ था? तो बरार क्षेत्र तक फैला हुआ था। बरार वर्तमान मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, बरार क्षेत्र, वहां तक फैला हुआ था बहमनी साम्राज्य का शासन। तो ये क्षेत्र विस्तार है उत्तर और दक्षिण दिशा का बहमनी साम्राज्य का। आई होप चीजें अच्छे से क्लियर हो रही है। ठीक है, उत्तर में कहाँ तक फैला हुआ था? बरार तक फैला हुआ था, और दक्षिण में कृष्णा नदी तक। अच्छा गाइस, इस समय जब बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य का शासन था दक्षिण भारत में, तो उत्तर भारत में क्या चल रहा था? तो उत्तर भारत में वही 14th सेंचुरी का समय था, ये 14वीं शताब्दी का समय है। और 14वीं शताब्दी में उत्तर भारत के क्षेत्र में दिल्ली सल्तनत चल रहा था। दिल्ली सल्तनत का काल चल रहा था। और दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत किस वंश, किस डायनेस्टी का शासन चल रहा था? तो तुगलक वंश का शासन चल रहा था। ठीक है, तुगलक वंश का, जब इसकी स्थापना होती है तुगलक वंश का शासन चल रहा होता है उत्तर भारत के क्षेत्र में। तो ये पूरी स्थिति है आपके भारत की जब बहमनी साम्राज्य स्थापित हुआ था दक्षिण भारत के क्षेत्र में। उस समय विजयनगर साम्राज्य था दक्षिण भारत के क्षेत्र में, कृष्णा नदी के दक्षिण में। यहाँ बहमनी साम्राज्य आ गया जो कि बरार तक फैला हुआ था, मालवा का क्षेत्र है बरार। और उसके बाद में ऊपर दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का शासन चल रहा था। मध्य प्रदेश का क्षेत्र है बरार। ठीक है, याद रखेंगे बरार क्षेत्र जो है वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत आता है। दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का शासन चल रहा था। और शताब्दी कौन सी चल रही थी? ये 14th सेंचुरी चल रही थी, 14वीं शताब्दी चल रही थी। तो ये सारे फैक्ट याद रखेंगे गाइस। ये छोटी छोटी चीजें हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने आपको समझाया है। आइए अब बहमनी साम्राज्य के प्रमुख शासकों की बात करते हैं। कौन कौन से प्रमुख शासक हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहमनी साम्राज्य के, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये सारे ही क्वेश्चन पूछे गए हैं गाइस। क्षेत्र विस्तार भी पूछा गया है बहमनी साम्राज्य का, उत्तर में कहाँ तक फैला हुआ था? तो ये बरार तक फैला हुआ था, दक्षिण में कृष्णा नदी इसकी बाउंड्री थी, है ना। यहाँ उत्तर में बरार और दक्षिण में कृष्णा नदी तक बहमनी साम्राज्य फैला हुआ था। कृष्णा नदी के दक्षिण में जाएंगे तो आपको विजयनगर साम्राज्य मिलेगा, और बरार क्षेत्र के ऊपर जाएंगे तो उत्तर भारत के क्षेत्र में आपको क्या मिलेगा? दिल्ली सल्तनत मिलेगी, और वहाँ पर तुगलक वंश का शासन मिलेगा उस समय। प्रमुख शासकों की बात कर रहे थे हम, तो प्रमुख शासकों के नाम नोट डाउन करेंगे। बहमनी साम्राज्य के प्रमुख शासक, सारे शासकों के बारे में नहीं पढ़ेंगे, जो महत्वपूर्ण है जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हीं शासकों की बात करेंगे। तो पहले तो संस्थापक का नाम लिख लेते हैं, वही प्रमुख शासक होंगे क्योंकि स्थापना की है बहमनी साम्राज्य की उन्होंने। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। ठीक है, फिर है मोहम्मद शाह के बाद में प्रमुख शासक हुए तजाउद्दीन फिरोज शाह। काफी इंपॉर्टेंट शासक है तजाउद्दीन फिरोज शाह। तजाउद्दीन फिरोज शाह के बाद में शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम। शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम के बाद में अगले शासक होते हैं अलाउद्दीन अहमद प्रथम।
और अलाउद्दीन अहमद प्रथम के बाद में शासक बनते हैं हुमायूं शाह। हुमायूं शाह गाइज, ये बहमनी साम्राज्य के हुमायूं शाह है। ये आप मुगल साम्राज्य जब हम पढ़ेंगे वहाँ पर भी हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे, दोनों ही हुमायूं अलग अलग है, ठीक है। ये हुमायूं शाह बहमनी साम्राज्य के शासक है, वो हुमायूं मुगल साम्राज्य के शासक होंगे। उनके बारे में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती है, तो कन्फ्यूज बिल्कुल भी नहीं होंगे नाम को लेकर। हुमायूं शाह के बाद में शासक बनते हैं शमशुद्दीन मोहम्मद शाह। शमशुद्दीन मोहम्मद शाह, और शमशुद्दीन महमूद शाह के बाद में शासक होते हैं महमूद शाह। शमशुद्दीन महमूद शाह तृतीय, ठीक है, इसे ऐसे लिख लेंगे। नेक्स्ट होते हैं महमूद शाह, और महमूद शाह के बाद में शासक होते हैं कलीमुल्ला शाह, जो कि बहमनी साम्राज्य के अंतिम शासक होते हैं, कलीमुल्ला शाह, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अंतिम शासक कौन हुए बहमनी साम्राज्य के? कलीमुल्ला शाह हुआ। तो ये प्रमुख शासक है जिनके बारे में आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले, जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं इनसे जुड़े हुए। सबसे पहले शुरुआत करते हैं अलाउद्दीन हसन बहमन शाह से। अलाउद्दीन काफ़ी बड़ा नाम है गाइस, बार बार लिखेंगे तो याद हो जाएगा। हसन बहमन शाह। तो गाइस इनका वास्तविक नाम जफर खां, वास्तविक नाम इनका जफर खां, और एक और प्रसिद्ध नाम है इनका, वो है हसन गंगू। इस हसन से लिया हुआ है, हसन गंगू के नाम से भी काफ़ी प्रसिद्ध थे। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है बहमनी साम्राज्य के संस्थापक का नाम क्या है, कौन है फाउंडर, तो ऑप्शन में हसन गंगू दिया जाता है। तो आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे, ये हसन गंगू अलाउद्दीन हसन बहमन शाही है। जब यह बहमनी साम्राज्य की राजगद्दी पर बैठते हैं, सिंहासन को संभालते हैं, वहाँ के शासन के शासक बनते हैं बहमनी साम्राज्य के, तो ये अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से अपनी राजगद्दी को धारण करते हैं। इससे पहले ये इनका वास्तविक नाम तो जफर खां था, और हसन गंगू नाम से ये प्रसिद्ध थे, ठीक है। लेकिन जब सिंहासन पर बैठते हैं तो इनका नाम क्या रहता है? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। इसीलिए इतने सारे नाम इनके पढ़ने को मिलते हैं। तो कोई भी नाम दिया जा सकता है बहमनी शाह के संस्थापक के रूप में। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह भी ऑप्शन में आ सकता है, जफर खां का भी ध्यान रखेंगे, ये भी आ सकता है, और हसन गंगू भी आ सकता है। मैक्सिमम बुक में सीधे लिखा हुआ है कि बहमन शाह के संस्थापक कौन है, तो हसन गंगू हैं। राजधानी का डिस्कशन हमने किया। इन्होंने ही बहमनी साम्राज्य की राजधानी गुलबर्गा को बनाया था, जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसका वर्तमान नाम कलबुर्गी है, और इन्होंने ही गुलबर्गा का नाम बदलकर अहसानाबाद करा था, अहसानाबाद, ठीक है। गुलबर्गा को राजधानी बनाया और उसका नाम बदलकर अहसानाबाद किया। किसने किया? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के द्वारा ये सारी चीज़ें की गई थी। 1347 ईस्वी में इन्होंने बहमनी साम्राज्य की स्थापना करी। बहमनी साम्राज्य की स्थापना इन्होंने की, मतलब ये संस्थापक हो गए। तो ये पॉइंट भी आप लिख लेंगे, सीधे लिख लेंगे। संस्थापक अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, बहमनी साम्राज्य के संस्थापक हुए अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। गाइस इनके दरबार में जब इन्होंने शासन सत्ता संभाली थी बहमनी साम्राज्य की, तो इन्होंने अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को जागीर प्रदान करने की, जागीर देने की नवीन प्रथा का उद्घाटन किया था, नवीन प्रथा लागू करवाई थी। तो अधीनस्थ कर्मचारियों को जागीर देने की नवीन प्रथा चलाई थी इन्होंने, एक और फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है इनके बारे में, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जागीर देने की नवीन प्रथा किसने चलाई थी? तो बहमनी साम्राज्य के शासक अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने चलाई थी। ये अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को जागीरें दान में दिया करते थे, या फिर उनके काम के बदले या खुश होकर अपनी जागीरें इन्हें दिया करते थे। तो इस तरीके की प्रथा चलाई थी अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने अपने
शासनकाल में अपने साम्राज्य में जजिया कर को समाप्त कर दिया था। ठीक है, जजिया कर को समाप्त किया था। अब जिन्हें नहीं पता है उन्हें मैं बता दूं, जजिया कर के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट कर है ये। जजिया कर समाप्त किया था, याद रखना, चालू नहीं किया था, समाप्त किया था इन्होंने। ठीक है, जजिया कर क्या है थोड़ा सा देख लेते हैं हम जजिया कर के बारे में। इतना नोट डाउन कर लिया होगा आई होप। क्या क्या चीज़ें देखी हमने? वास्तविक नाम देखा, जफर खां था। प्रसिद्ध नाम इनका हसन गंगू था। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है बहमनी साम्राज्य के संस्थापक कौन है, तो हसन गंगू ऑप्शन में आता है, इसीलिए याद रखेंगे। राजधानी गुलबर्गा, जिसका नाम बदलकर इन्होंने अहसानाबाद कर दिया था। गुलबर्गा वर्तमान में कर्नाटक में स्थित है। इसका एक अन्य नाम कलबुर्गी है। 1347 ईस्वी में इन्होंने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी, इसीलिए अलाउद्दीन हसन बहमन शाह बहमनी साम्राज्य के संस्थापक हैं। अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को जागीर देने की नवीन प्रथा चलाई थी इन्होंने, और अपने साम्राज्य में जजिया कर को समाप्त कर दिया था। एक बॉक्स बनाएंगे पास में ही और जजिया कर के बारे में लिखेंगे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। वैसे इसका डिस्कशन पहले भी हमने किया है, लेकिन यहाँ भी लिख लीजिए ताकि यदि आप भूल जाएं तो आपको पन्ने ना पलटना पड़े। इसके लिए तो थोड़ा सा जजिया कर के बारे में लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट चीज़ें। बॉक्स बनाएंगे पास में ही और वहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, जजिया कर। तो जजिया कर क्या क्या इंपॉर्टेंट है जजिया कर के बारे में? धार्मिक कर है ये। जजिया कर एक धार्मिक कर है। और ये किन पर लगाया जाता था? ये टैक्स किन से लिया जाता था? तो गैर मुस्लिम लोगों से लिया जाता था। गैर मुस्लिम लोगों से ये कर लिया जाता था। ठीक है, जो मुस्लिम नहीं थे, मुस्लिम धर्म से बिलोंग नहीं करते थे, उन धर्म के लोगों से जजिया कर वसूला जाता था, इसीलिए ये एक धार्मिक कर है। ठीक है, सबसे पहले जजिया कर की शुरुआत किसने की थी? तो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। सिंध प्रांत में देवल नामक भूभाग पर सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर लगाया था। कहाँ पर लगाया था? सिंध प्रांत, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान का भूभाग है। तो सिंध प्रांत के देवल क्षेत्र में गैर मुस्लिम लोगों पर जजिया कर लगाया गया था। दिल्ली सल्तनत में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम आता है एक शासक का जजिया कर से जुड़ा हुआ। दिल्ली सल्तनत में फिरोज तुगलक के द्वारा ये कर लगाया गया था। फिरोज तुगलक के द्वारा ये कर लगाया गया था दिल्ली सल्तनत में। ठीक है, किस शासक ने लगाया था? फिरोज तुगलक ने जजिया कर लगाया था। और सबसे पहले जो ब्राह्मण संप्रदाय को बिलोंग करते हैं, जो लोग ब्राह्मण होते हैं, उन पर जजिया कर लगाया था फिरोज तुगलक ने। सिंध प्रांत के देवल क्षेत्र में मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर तो जारी किया था, लेकिन ब्राह्मणों पर यह कर नहीं लगाया था। ब्राह्मणों पर सबसे पहले जजिया कर लगाने वाला शासक कौन हुआ? तो दिल्ली सल्तनत के फिरोज तुगलक हुए, जिन्होंने सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। तो ये इंडिविजुअल क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है जजिया कर की शुरुआत किसने की है? देखिए क्वेश्चन घुमाएंगे कैसे। जजिया कर की शुरुआत किसने की है? तो राइट आंसर होगा मोहम्मद बिन कासिम ने शुरुआत की है। सिंध प्रांत के देवल क्षेत्र में इन्होंने ये कर लगाया था। लेकिन यदि क्वेश्चन आता है कि ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जजिया कर किसने लगाया था, तो नाम आएगा फिरोज तुगलक का। तब फिर मोहम्मद बिन कासिम का नाम नहीं आएगा, फिर नाम आएगा दिल्ली सल्तनत के शासक फिरोज तुगलक का। तो ये सारे डिफरेंसेस याद रखेंगे, किस तरीके से एग्जाम में एग्जामिनर आपको घुमा सकता है ना। तो जजिया कर की शुरुआत मोहम्मद बिन कासिम ने की, लेकिन ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जजिया कर किसने लगाया था? फिरोज तुगलक ने। और अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने बहमनी साम्राज्य में जजिया कर को समाप्त किया था, लेना बंद कर दिया था। तो ये जजिया कर के बारे में इंपॉर्टेंट चीजें हैं, नोट डाउन कर लीजिए। आइए आगे चलते हैं। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो हमने डिस्कस किया। अब अगले शासक की बारी है मोहम्मद शाह अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के पुत्र थे। तो अगले शासक बनते हैं बहमनी साम्राज्य के मोहम्मद शाह। ठीक है, इनके बारे में लिख लेते हैं इंपॉर्टेंट चीजें। तो ये अलाउद्दीन बहमन शाह, हसन बहमन शाह पूरा लिखेंगे आप, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के पुत्र हुए और बहमनी साम्राज्य के अगले शासक हुए। इनके बारे में इंपॉर्टेंट क्या है? तो मोहम्मद शाह ही वो पहले शासक थे जिनका संघर्ष विजयनगर साम्राज्य के शासकों के साथ में
पहली बार हुआ था। ठीक है, ये काफ़ी फेमस है। बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य दोनों ही दक्षिण भारत के साम्राज्य थे, लेकिन दोनों के ही मध्य कई बार युद्ध हुए हैं दोआब क्षेत्र को लेकर, जो कि रायचूर वाला भाग मैंने बताया आपको मैप में, उस भाग को लेकर, और कई अन्य कारणों से भी, सांप्रदायिक कारण भी थे जिनके कारण इनका युद्ध होता रहता था। तो सर्वप्रथम मोहम्मद शाह से ये स्टार्ट हुआ था। विजयनगर साम्राज्य के साथ में यदि संघर्ष की शुरुआत हुई है तो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने कभी भी शुरुआत नहीं की, मोहम्मद शाह से शुरुआत होती है संघर्ष की। तो सर्वप्रथम मोहम्मद शाह के शासनकाल में सर्वप्रथम विजयनगर साम्राज्य एवं बहमनी साम्राज्य के मध्य संघर्ष होगा। बहमनी साम्राज्य काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना, इसको लाइटली मत लेना। सर्वप्रथम विजयनगर साम्राज्य एवं बहमनी साम्राज्य के मध्य संघर्ष की शुरुआत हुई। अच्छा, इस समय विजयनगर साम्राज्य के शासक कौन थे? बहमनी साम्राज्य का तो समझ में आ रहा है कि मोहम्मद शाह थे, दोनों ही लिख लेंगे। विजयनगर साम्राज्य के शासक कौन थे इस समय? तो बुक्का प्रथम थे वर्सेस बहमनी साम्राज्य के शासक कौन थे? मोहम्मद शाह थे। तो इनके मध्य युद्ध हुआ था सबसे पहले। अगर संघर्ष की बात की जाए, उसके बाद में कई बार संघर्ष हुआ विजयनगर साम्राज्य के साथ में बहमनी साम्राज्य का, लेकिन शुरुआत यहाँ से हुई। तो ये क्वेश्चन इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किसके शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य से संघर्ष की बात सामने आती है। बहमनी साम्राज्य के कौन से शासक थे? तो मोहम्मद शाह थे। बुक्का प्रथम भी याद रखेंगे, बुक्का प्रथम पहले शासक थे विजयनगर साम्राज्य के जिसने बहमनी साम्राज्य के शासक से संघर्ष किया था। इस संघर्ष में सबसे पहले बहमनी सेना की तरफ से बारूद का प्रयोग किया गया था। तो इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य के शासक बुक्का प्रथम से सर्वप्रथम युद्ध में बहमनी सेना के द्वारा बारूद का उपयोग किया गया। इस पहले ही युद्ध में बारूद का उपयोग किया गया था। विजयनगर साम्राज्य के विरुद्ध बहमनी साम्राज्य द्वारा या बहमनी साम्राज्य की सेना द्वारा सर्वप्रथम बारूद का उपयोग किया गया। बारूद का उपयोग, ठीक है, पहली बार बारूद का उपयोग किया गया था इस युद्ध में, विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के युद्ध में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे मोहम्मद शाह के बारे में। आगे पढ़ते हैं तजाउद्दीन फिरोज शाह के बारे में। अगले शासक हैं तजाउद्दीन फिरोज शाह। काफ़ी इंपॉर्टेंट शासक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सारे ही प्रमुख शासक हैं, इनसे जुड़े हुए फैक्ट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं गाइस। तजाउद्दीन फिरोज शाह, इनके बारे में लिखेंगे विद्वान शासक, बहमनी साम्राज्य के विद्वान शासक थे। तजाउद्दीन फिरोज शाह के शासनकाल में दौलताबाद नगर में इन्होंने एक वेधशाला का निर्माण करवाया था। वेधशाला का, ठीक है। तो किस बहमनी साम्राज्य के शासक ने दौलताबाद में वेधशाला का निर्माण करवाया था? तो तजाउद्दीन फिरोज शाह ने करवाया था। इन्होंने भीमा नदी के किनारे एक नगर की स्थापना की थी। उस नगर का नाम लिखेंगे, भीमा नदी के किनारे नगर की स्थापना। उस नगर का नाम था फिरोजाबाद, ठीक है। फिरोजाबाद नामक नगर की स्थापना करवाई थी। किसने करवाई थी? तजाउद्दीन फिरोज शाह ने फिरोजाबाद नामक नगर की स्थापना करवाई थी। किस नदी के किनारे? भीमा नदी के किनारे इस नगर की स्थापना करवाई गई थी।
गाइस इनके समय पर एक युद्ध हुआ था, काफी इंपॉर्टेंट है वो भी, जिसे सोनार की बेटी युद्ध कहा जाता है। सोनार की बेटी युद्ध के नाम से ये युद्ध फेमस हुआ था। किन के मध्य हुआ था? तो ये विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के मध्य ही हुआ था। विजयनगर साम्राज्य, सोनार की बेटी का युद्ध, ठीक है। तो सोनार की बेटी युद्ध, ये युद्ध किनके मध्य हुआ था? तो ये युद्ध होता है विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के मध्य होता है। विजयनगर साम्राज्य वर्सेस बहमनी साम्राज्य, ठीक है। और इस समय विजयनगर साम्राज्य के शासक कौन होते हैं? तो देवराय प्रथम होते हैं, देवराय प्रथम। और बहमनी साम्राज्य के शासक होते हैं तजाउद्दीन फिरोज शाह, ठीक है, तजाउद्दीन फिरोज शाह। इस युद्ध का परिणाम क्या होता है, क्यों इंपॉर्टेंट है ये? एक तो नाम से काफ़ी नाम फेमस है, सोनार की बेटी युद्ध, तो ये याद रखेंगे, अलग सा नाम है तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। किसके मध्य होता है? विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के मध्य ये युद्ध हुआ था। विजयनगर साम्राज्य के उस समय शासक देवराय प्रथम थे और बहमनी साम्राज्य के शासक तजाउद्दीन फिरोज शाह थे। परिणाम क्या होता है इस युद्ध का? तो इस युद्ध का परिणाम होता है विजयनगर साम्राज्य के शासक देवराय प्रथम इस युद्ध में परास्त हो जाते हैं, ठीक है, हार जाते हैं और ये विजयी होते हैं तजाउद्दीन फिरोज शाह। अब परास्त हो जाते हैं तो इनके मध्य एक संधि होती है, वो संधि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उस संधि के अंतर्गत देवराय प्रथम अपनी बेटी का विवाह किससे करवाते हैं? फिरोज शाह से करवाते हैं, ठीक है। पुत्री का विवाह करवाते हैं तजाउद्दीन फिरोज शाह से। तो इसीलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए सोनार की बेटी युद्ध के नाम से इसे जाना जाता है। इस युद्ध को विवाह करवाते हैं, साथ ही साथ दहेज में बहुत सारी संपत्ति भी देते हैं, कहीं हाथी वगैरह, हाथी घोड़े दान करते हैं, साथ ही साथ बहुत सारी भूमि, बहुत सारा भूभाग भी देते हैं दहेज के रूप में। किसे? तजाउद्दीन फिरोज शाह में। तो इस युद्ध में तजाउद्दीन फिरोज शाह की बहुत बड़ी विजय हुई थी। देवराय प्रथम की पुत्री का विवाह हुआ था तजाउद्दीन फिरोज शाह के साथ में संधि के तहत, साथ ही साथ दहेज में बहुत सारी संपत्ति भी मिली थी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है तजाउद्दीन फिरोज शाह के बारे में। आगे नेक्स्ट शासक के बारे में पढ़ते हैं। क्या क्या देखा हमने? विद्वान शासक थे, दौलताबाद में वेधशाला के निर्माण करवाया था इन्होंने। भीमा नदी के किनारे एक नगर की स्थापना की थी, नगर का नाम था फिरोजाबाद। सोनार की बेटी युद्ध काफ़ी फेमस है, इनके शासनकाल के समय में हुआ था, जिसमें विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के मध्य युद्ध होता है। विजयनगर साम्राज्य के शासक उस समय देवराय प्रथम होते हैं और बहमनी साम्राज्य के शासक तजाउद्दीन फिरोज शाह होते हैं। और इस युद्ध में फिरोज शाह विजयी होते हैं और हर जाने के रूप में देवराय प्रथम एक संधि करते हैं और संधि के तहत देवराय प्रथम अपनी पुत्री का विवाह तजाउद्दीन फिरोज शाह के साथ में करते हैं और दहेज में बहुत सारी संपत्ति और हाथी और अश्वों का दान करते हैं। चलिए अगले शासक के बारे में पढ़ते हैं। गाइस बारिश हो रही है यहाँ पर झमाझम। अगले शासक है शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम। शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम। शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम ये भी एक विद्वान शासक रहे हैं, विद्वान शासक। इनके बारे में कहा जाता है ये न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ शासक थे, है ना। इनका व्यवहार कैसा था? न्यायप्रिय थे ये, न्यायप्रिय एवं धर्मनिष्ठ शासक। और इन्हीं विशेषताओं के कारण, इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स के कारण शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम को कई उपाधियां मिली थी। उपाधियां इंपॉर्टेंट है। इन्हें क्या कहा जाता था? तो इन्हें अहमद वली एवं संत अहमद के नाम से उपाधियां दी गई थी इन्हें। कौन कौन सी उपाधि मिली थी? उपाधियां काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी गाइस। अहमद वली कहा जाता था इन्हें, उनकी उपाधि थी, इन्होंने धारण की थी। अहमद वली इन्हें कहा जाता था और संत अहमद भी कहा जाता था। किसे कहा जाता था? शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम को कहा जाता था। शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने ये दो उपाधियां धारण की थी, अहमद वली एवं संत अहमद की। शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम के समय भी एक युद्ध हुआ था गाइस। दक्षिण भारत के उड़ीसा क्षेत्र में गजपति शासक हुआ करते थे, ठीक है। ये दक्षिण भारत का क्षेत्र है, यहाँ पे उड़ीसा पड़ता है आपका, तो यहाँ पे था गजपति शासकों का शासन।
अब इस समय पर गजपति शासक, जब बहमनी साम्राज्य के शासक थे शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम, इस समय गजपति शासक जो थे ये अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए कई युद्ध कर रहे थे। इनका युद्ध विजयनगर साम्राज्य के साथ में भी होता है। और विजयनगर साम्राज्य के शासक कौन होते हैं उस समय? कृष्ण देव राय होते हैं। तब आपने पढ़ा होगा, हमने जब लेक्चर पढ़ा था विजयनगर साम्राज्य वाला, जिसमें कृष्ण देव राय के बारे में पढ़ा था, उसमें इस युद्ध के बारे में बताया था मैंने कि गजपति शासक के साथ में कृष्ण देव राय का युद्ध होता है और इस युद्ध में कृष्ण देव राय विजयी होते हैं, ये हार जाते हैं गजपति शासक। तो इनका युद्ध बहमनी साम्राज्य के शासक के साथ भी होता है, जो कि है शिहाबुद्दीन अहमद। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप। ज़्यादा नुकसान नहीं होता है, कुछ नहीं कर पाते, ज़्यादा भूभाग को विजयी भी नहीं कर पाते गजपति शासक, लेकिन ये युद्ध याद रखेंगे। शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम के समय पर हुआ था गजपति शासकों। गजपति शासक कहाँ के शासक थे? तो उड़ीसा राज्य के शासक थे। उड़ीसा वाला जो क्षेत्र है यहाँ के भूभागों पर ये शासन किया करते थे। और इन्होंने शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम जब बहमनी साम्राज्य के शासक थे उस समय पर बहमनी साम्राज्य पर आक्रमण किया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम के बारे में। आगे चलते हैं अगले शासक की ओर, जिनका नाम है अलाउद्दीन अहमद द्वितीय। अलाउद्दीन अहमद द्वितीय, ठीक है। शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम के पुत्र थे अलाउद्दीन अहमद द्वितीय। तो एक पुत्र थे ना, शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम के पुत्र थे। अपने पिता की ही भांति व्यवहार था इनका भी, अलाउद्दीन अहमद द्वितीय का भी। ये भी काफ़ी विद्वान थे अलाउद्दीन अहमद प्रथम द्वितीय, सॉरी, ठीक है। पिता की ही तरह थे, पिता की तरह विद्वान। अच्छा, शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम के बारे में एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है गाइज, वो भी नोट डाउन कर लेंगे। थोड़ा सा माइंड से स्लिप हो गया मेरे, आप वो भी लिखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गया था शिहाबुद्दीन अहमद के बारे में। शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम, ठीक है। इनके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम जब बहमनी साम्राज्य के शासक बनते हैं तो ये राजधानी में परिवर्तन कर देते हैं, ठीक है। राजधानी अब तक क्या थी? अब तक बहमनी साम्राज्य की राजधानी गुलबर्गा थी, गुलबर्गा। तो ये गुलबर्गा से बदलकर राजधानी को बीदर कर देते हैं, ठीक है। बीदर क्षेत्र को बहमनी साम्राज्य की नई राजधानी बनाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है कि गुलबर्गा से राजधानी बीदर बहमनी साम्राज्य के कौन शासक लेकर गए थे? तो शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम लेकर गए थे। और बीदर का ये नाम परिवर्तित कर देते हैं और नाम क्या कर देते हैं? मुहम्मदाबाद, मुहम्मदाबाद कर देते हैं बीदर का नाम, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। गुलबर्गा का नाम अहसानाबाद किसने रख दिया था? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने। और यहाँ पर चेंज करते हैं राजधानी शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम और राजधानी गुलबर्गा से बीदर कर देते हैं और बीदर का नाम परिवर्तित करके मुहम्मदाबाद कर देते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट था जो रह चुका था, माइंड से स्लिप हो गया था, तो नोट डाउन कर लेंगे ये चीज़ें, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ते हैं अलाउद्दीन अहमद प्रथम के बारे में। अलाउद्दीन अहमद द्वितीय, सॉरी। तो क्या देखा? पुत्र थे शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम के पुत्र थे ये, अपने पिता की ही तरह थे, पिता की तरह। इन्हीं के शासन में बहमनी साम्राज्य में अफाकियों का आगमन होता है। बहमनी साम्राज्य में अफाकियों का आगमन होता है। अफाकी कौन थे देखते हैं अभी। तो अफाकी ईरानी व्यापारी थे, ईरानी व्यापारी, ठीक है। ईरानी व्यापारियों का दल अफाकी कौन थे? ईरानी व्यापारी थे। तो इन अफाकियों का आगमन होता है अलाउद्दीन अहमद द्वितीय के समय में बहमनी साम्राज्य में। काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे ये बहमनी साम्राज्य में आने वाले समय में। अफाकी इन ईरानी व्यापारी का एक सरदार था जिसका नाम था महमूद गवा। क्या नाम था? महमूद गवा।
महमूद गवा कौन थे? ये भी ईरानी व्यापारी थे, ठीक है। अफाकी थे, ये भी ईरानी व्यापारी थे, लेकिन इन ईरानी व्यापारियों के दल के सबसे प्रमुख थे महमूद गवा। तो याद रखेंगे महमूद गवा।